हेलो बच्चों, आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लें। हमें पता है लाइट जो है वो किसी एक सोर्स से जब निकलती है, इमिट होती है, तो इमिशन के बाद कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिनोमेनाज विच वी कैन ऑब्जर्व। इससे पहले हमने ऑब्जर्व किया था रिफ्लेक्शन, जो हमने इससे पहले के टॉपिक्स में पढ़े। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी आपको बताया। अब हम ये बात करेंगे कि ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। इससे पहले ये देख लें कि इमिशन जब होता है तो उस समय लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर होती है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है टिल एब्जॉर्प्शन, यानी जब तक इमिट होके कहीं एब्जॉर्ब ना हो जाए लाइट, तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। यानी कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, डेविएशन, डिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सभी फिनोमेनाज के दौरान लाइट की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, इसका जो है हम हेल्प लेंगे समझने में उसे। अब रिफ्रैक्शन क्या है इसको हम समझते हैं। When light enters in another medium from a medium, किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जब लाइट क्या हो, एंटर हो, और उस समय लाइट अपना पाथ का डायरेक्शन चेंज कर दे। डायरेक्शन चेंज को हम बेंडिंग ऑफ पाथ भी कह सकते हैं। जैसे लाइट को इस तरह सीधे जाना चाहिए, लेकिन अगर वो क्या हो जाए, इधर नीचे की तरफ या बाहर की तरफ बेंड हो जाए, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग passes from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते समय लाइट के पाथ में अगर बेंडिंग आ जाए, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाए, चेंज कर दे अपने डायरेक्शन ऑफ पाथ को, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब देखो बेटा, यहां पे एक चीज ये हो रही है कि जैसे लाइट है, आपकी लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, कितनी की स्पीड से जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी। और वो जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से किसी एक तरफ क्या हो जाए, बेंड हो जाए। तो ये जो बेंडिंग हो रही है, अब ये बेंडिंग क्यों हो रही है, यानी ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर, आप साइकिलिंग कर रहे हो या बाइक चला रहे हो ऑन द रोड। तो आपकी जो बाइक है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, बट जैसे ही कोई मडी रोड आ जाता है, जो रोड थोड़ा सा क्या हो जाए, कीचड़ से भरा हो, वहां पे आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर आप कीचड़ वाले रास्ते पे जा रहे हो, अचानक से बहुत अच्छा हाईवे जैसा रोड आ जाए तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप क्राउडी एरिया में पहुंच जाते हो, भीड़ भाड़ वाले एरिया में पहुंच जाते हो, जहां पे क्या हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो वहां आपकी स्पीड कम हो जाती है। और जैसे ही बिल्कुल फ्रीक्वेंट एरिया, जहां पे कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, आपकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही लाइट जब ऐसे मीडियम में ट्रेवल करता है जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स बहुत ही कम है,
फ्रीक्वेंटली वो वहाँ पे मूव करता है लाइक एयर, एक फिक्स स्पीड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वैक्यूम में भी ये क्या कर रहा है, सेम स्पीड से ट्रेवल करके आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जैसे ही ये किसी डेंसर मीडियम में जाता है, डेंसर मीडियम ऑफ लाइट के लिए, जैसे हमारे लिए डेंसर मीडियम क्या हो गया, हम वाटर में बड़ी मुश्किल से ट्रेवल कर सकते हैं, स्टोन के अंदर घुस के तो ट्रेवल ही नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही लाइट के लिए क्या है, ऑप्टिकल मीडियम, जिसमें लाइट को ट्रेवल करने में मुश्किल हो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जिसमें आसानी हो उसके मुकाबले उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर में या डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड जो लाइट की है वो क्योंकि क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब आप कहोगे स्पीड चेंज हो गई तो क्यों अपना पाथ क्यों चेंज कर देगी भाई, उसका भी आपको मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। लाइट जब एक फिक्स लेंथ को ट्रेवल करता है उस समय इसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो आपको पता है टाइम पीरियड भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट, यानी कि लाइट वेव को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ट्रेवल करने के लिए एक फिक्स अमाउंट में टाइम चाहिए होता है। जैसे इस जगह से इस जगह जाने में उसको 1 सेकेंड लगा, तो इस जगह से इस विड्थ को भी ट्रेवल करने में इसको 1 सेकेंड ही लगना चाहिए। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो स्पीड इसकी इतनी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ क्या हो गई, स्पीड कम हो गई। कम होगी तो क्या करेगा, छोटा रास्ता लेगा। जैसे कि आप करते हो, आपका क्या होता है, जैसे आप रोज स्कूल जाते होगे, आपका ये रहा घर पॉइंट ए पे, ये रहा स्कूल, ठीक है। अब यहां से आप रास्ते पे जाते हो रोड से, ये स्कूल पहुंच जाते हो, ऐसे ही पहुंचते हो। बीच में पार्क है, घर है और पगडंडियां हैं, झाड़ी वाड़ी है, ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं पतले पतले से, जिस पे आप साइकिलिंग नहीं कर सकते या बाइक नहीं चला सकते हो। तो क्या हो जाएगी, आपके घर से स्कूल पहुंचने का एक फिक्स टाइम आपको लगता है 10 मिनट्स। हमें पता है कि हम अपने घर से स्कूल तक 10 मिनट से पहुंच जाएंगे, तो आप डेली उसी तरह से जाते हो। बट अचानक एक दिन क्या हो जाए, आपकी साइकिल पंचर हो जाए यहाँ पे घर पे। अब आपको स्कूल तो 10 मिनट के अंदर पहुंचना है भाई, क्योंकि रोज की आपकी आदत है, उसी समय आप घर से निकलते हो, स्कूल के टाइम पे पहुंच जाते हो। लेट ना हो इसलिए आपको 10 मिनट्स ही मिलेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। तो अब आपकी साइकिल पंचर है तो आप क्या करोगे, छोटा रास्ता लोगे, पार्क के अंदर से घुस के, छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए, गली गली से होते हुए आप स्कूल 10 मिनट्स में पहुंचने के लिए अपना रास्ता बदल दोगे। कौन सा रास्ता लोगे, छोटा रास्ता लोगे। वहीं पे अगर आपका फ्रेंड आ जाए बाइक से, अब तो साइकिल से आपको 10 मिनट लगते थे, तो बाइक से कितने लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, तो आप 4 मिनट लगेंगे, तो आपके पास स्पेयर टाइम आ गया। तो आप क्या करोगे, अब ये रास्ता भी आपके लिए क्या हो गया, छोटा हो गया, तो आप क्या करोगे, बड़े रास्ते से घूम के जाओगे, घूम घाम के घूमते हुए। अब तो बाइक से आ गए हैं तो दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए स्कूल पहुंचोगे। टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट्स। तो जब आपके पास 10 मिनट्स है, आपकी स्पीड जैसे ही कम होती है तो आप छोटा रास्ता, और ज़्यादा होती है तो बड़ा रास्ता ले लेते हो। वैसे ही लाइट भी क्या करती है, उसके पास टाइम फिक्स है। अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो अपना पाथ छोटा कर देगा, और अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अपना पाथ बड़ा कर देगी। मैंने बताया था ना, दोनों तरफ बेंड हो सकती है, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ। तो अंदर कब आएगी, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अंदर की तरफ, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बाहर की तरफ, ये बेंडिंग होगी। अब अंदर और बाहर क्यों, इसका भी समझते हैं कि अंदर और बाहर ही क्यों, छोटा रास्ता अंदर की तरफ ही क्यों है, ये देख लेते हैं। ये मान लिया हमारा एक जो है मीडियम है,
ग्लास स्लैब और ये है एयर, ठीक है। लाइट यहाँ से आई और इस जगह पे एंटर हुई, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे ये दूसरे मीडियम से टकराई। इस पे आपने एक नॉर्मल खींच दिया। हमें पता है नॉर्मल इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एनी विड्थ, कोई भी विड्थ है उसका जो नॉर्मल परपेंडिकुलर आप खींचोगे वो सबसे छोटा रास्ता होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो जब ये पाथ, तो इसका क्या है, ओरिजिनल पाथ तो ये है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ये इसके साथ रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये इसका बेंडिंग ऑफ वे हो गया, किस तरफ ये बेंड होगी। तो हमने ये तीन चीजें समझ ली, क्या क्या, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्यों होता है, और जो बेंडिंग है वो किस तरफ होगी, ठीक है। ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। चलो, तो इससे भी आसान एक टॉपिक है इसी का आगे, कि भाई ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन कोई नियम कानून होगा, कोई ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ ना कुछ नियम होंगे जिसको ये फॉलो करेगा, क्योंकि जो बेंडिंग है किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, रेयर से डेंसर में जाने पर कितनी होगी, और डेंसर से रेयर में जाते समय अवे कितना होगा, कितने एंगल से होगा, ये सब जानने के लिए ऑब्जर्वेशन हुआ उसका, और उस ऑब्जर्वेशन से कुछ लॉ बने जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जरा देख लें ये लॉ क्या है। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक ग्लास स्लैब फिर से ले लिया हमने, ये एक लाइट हो गई जो कि आ रही है, ये एक पॉइंट हो गया जिस पे ये बेंड हो जाएगी, तो ये देखिए इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल वो भी किस पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल आई और ये एंगल आर, आई और आर क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे के बीच में इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव रे। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉ कौन कौन से बने, पहला लॉ देख लेते हैं। पहला लॉ हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है, क्या हो जाएगा, द पॉइंट, सॉरी, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of all lie on the same plane
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, एक ही प्लेन में रहेंगे, पर दूसरा लॉ इसका जो है वो अलग है, इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है द रेशियो ऑफ द साइन, साइन आप जानते ही हो, SIN, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant। इसको मैथमेटिकली समझ लें, इसको मैथमेटिकली से ही लिखेंगे, इस कांस्टेंट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ, डॉक्टर स्नेल ने इसकी स्टडी करी थी इसलिए इसको स्नेल्स लॉ कहेंगे। ये दो लॉ हुए जिसके बिहाफ पे हमारा पूरा रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है। अब हम जरा ये कांस्टेंट जो कि साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर है, इसके बारे में पढ़ लें। इस कांस्टेंट n को, यानी इस रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो रेशियो है साइन आई और आर का, आई और आर का, ये जो बेंडिंग का रेशियो है, ये दो पर्टिकुलर मीडियम के लिए, जैसे एक मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये 1 2 की बात कर रहे हैं, एक और कोई भी मीडियम हो सकता है। तो 1 मान लिया हमने, एयर मान लिया, एयर और वाटर, इन दोनों के बीच साइन आई अपॉन साइन आर जो कि कांस्टेंट के बराबर है, ये हर फिनोमेना में हर जगह पे फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हमेशा फिक्स होगा। अगर एयर से वाटर में एंटर कर रही है लाइट तो हमेशा एक फिक्स एंगल से ही ये बेंड होगी और ये हमेशा रहेगा, हर जगह के लिए ये ट्रू है। ठीक है, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर पेयर के लिए, एयर और वाटर हो गया, एयर और ग्लास हो गया, वाटर और ग्लास हो गया, तो ये जो पेयर्स हैं दो मीडियम के, ये हमेशा एक फिक्स पाथ का डिफ्रैक्शन देंगे। मतलब कि एक जो बेंडिंग आ रही है, पाथ के डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है, जितने पाथ, जितने एंगल से वो सफ़र कर रहा है, वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय, एंटर करते समय, जो उसके डायरेक्शन ऑफ पाथ में चेंज आना है, वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फिक्स होता है हर पेयर ऑफ मीडियम के लिए। ठीक है, तो आज हम इतना देखेंगे। इसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और भी टर्म्स हैं, और भी रिलेशन है, जो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेशन रखता है, वेवलेंथ से रिलेशन रखता है। तो इस सब को लेके हम पूरा एक वो डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे।